नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इतिहास में क्लास नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए हम लोग जो है 2025 के लिए यानी कि दोस्तों नया वैकेंसी जो आएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिए हैं और ये बिल्कुल शुरुआत से हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दोस्तों प्रश्न है आपका पिछले एग्जाम दोस्तों हुआ जो है और एनसीईआरटी पैटर्न जो आपको 9th और 10th का सिलेबस दोस्तों लिया है, ठीक है, उन सभी को इंक्लूड करके सारा प्रश्न यहाँ पे तैयार किया गया है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और यहाँ से आप नोट्स भी बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोगों का साइंस भी शुरू हो गया है। साइंस में अलग अलग पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स अलग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ा रहे हैं, तीनों का प्लेलिस्ट भी अलग बना दिए हैं। तो वहाँ से वो सभी क्लास भी आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी इतिहास का क्लास है। इसमें हम लोग 4 भाग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। ये सारा चीज़ आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है 8 बजे क्लास आता है तो डेली दोस्तों आप लोग क्लास जरूर करेंगे। पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़ाए थे दोस्तों जो है पढ़े थे यानी कि 52 नंबर प्रश्न तक पढ़े थे। आज यहाँ पे हम लोग जो है 53 नंबर प्रश्न से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि अधोलिखित ग्रंथ में से किसमें जो है गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि कौन सा अधोलिखित ग्रंथ है जिसमें गुप्तकालीन जो दोस्तों गुप्तकाल जो था उसमें उसका प्रशासन और उसके नीतियों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये कामंद की ये नीति हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि हेनसान के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्या मिलता है? नहीं मिलता है हेनसान का जो विवरण है। ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर याद रखना, ये ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किसको जो है मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता किसने किया है, रचना किसने किया है, ये बताना है। तो याद रखना, ये वत्स भट्टी हो जाएगा, उसके बाद जो है वासुल, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि राजेश्वर क्या है, राजेश्वर के निम्नलिखित ग्रंथ में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन प्राप्त होता है दोस्तों किसमें? विस्तार पूर्वक दोस्तों वर्णन जो है प्राप्त होता है किसमें? 56 का राइट आंसर याद रखना, ये हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा। क्या होगा ये? काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्थशास्त्र में जो है प्रयुक्त परिमिति यहाँ पे जो है परिमितार्थ एवं शासनहर शब्दों का जो है असहाय निम्नलिखित में से किसमें है, किससे है? तो ये किससे हो जाएगा? 57 का राइट आंसर याद रखना, ये राजदूतों से हो जाएगा। किससे? राजदूत से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अपने दोस्तों जो है अर्थशास्त्र में निष्कृष्टता जो शब्द का प्रयोग अधोलिखित में से किसके लिए किया गया था। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें निष्कृष्टार्थ दोस्तों यहाँ पे जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। 58 का राइट आंसर याद रखना, ये संदेश वाहकों के लिए। किसके लिए? संदेश वाहकों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये डीप लेवल क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखना। हम लोग यहाँ पे हर टाइप के प्रश्न को शुरू से दोस्तों पढ़ रहे हैं। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं अभी प्राचीन इतिहास है, धीरे धीरे हम लोग पूरा हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया था। यानी कि कौन विदेशी यात्री था जो राष्ट्रकूट के बारे में दोस्तों विवरण दिया है? 59 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो अल मसूदी हो जाएगा। क्या होगा? अल मसूदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूट आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कालिदास के निम्न ग्रंथ में से किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त होता है? शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। 60 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये मालविका यहाँ पे जो है मालविकानी मित्रम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी की जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि कौन सा ग्रंथ है जहां से विज्ञान संबंधी तकनीकी का दोस्तों जो जानकारी आपको
प्राप्त होता है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बराहमिहिर का जो है बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दोस्तों जो है दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। यानी कि किस अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त होता है कि दारा प्रथम ने जो है सिंधु घाटी पर जो है अधिकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पार्सिपोलिस के यहाँ पे जो है बेहिस्तून अभिलेख से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि एहोल अभिलेख क्या है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का दोस्तों विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की जो है विजय का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख का रचयिता कौन है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि एहोल अभिलेख का रचयिता कौन है, रचना कौन किया था। याद रखना ये रवि कीर्ति, क्या हो जाएगा ये रवि कीर्ति दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, ऋग्वेद में जो है वर्णित सभ्यता दोस्तों कौन सा है। ये ऑप्शन में बताना है कि ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता डैश है। तो डैश है यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सैनिक कुलीन तंत्र, ठीक है, जैसी लगती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि ऋग्वेदिक काल में जो है आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 65 का राइट आंसर यहाँ से बताना है। तो खेती करना, क्या हो जाएगा, ये खेती करना दोस्तों जो है मूल यानी कि दोस्तों व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वैदिक काल में बहु दोस्तों यहाँ पे विवाह की प्रथा थी किसमें, यानी कि कौन सी, यानी कि किसमें जो है वैदिक काल में जो है बहु विवाह की प्रथा थी। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा केवल राजवंश में। किस में हो जाएगा, केवल राजवंशों में दोस्तों ये बहु विवाह की प्रथा थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सतपथ ब्राह्मण क्या है। सतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किसकी एक भाग है और कहा जाता है कि यह दोस्तों डैश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा। क्या होगा ये, शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ से याद रखना। शुक्ल यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण के 4 वेदों में से किसी एक का भाग है जो कहा जाता है इसे शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, ठीक है, किंतु यह व्यवस्था दोस्तों जो थी किस पर आधारित थी। जाति व्यवस्था अवश्य थी, यानी कि जाति व्यवस्था तो थी ही वैदिक काल में, लेकिन ये किस पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जन्म और कर्म दोनों पर ये आधारित थी, जन्म और कर्म दोनों पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या है। वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ये ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है, तो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी में आपको गायत्री मंत्र सब का जो है उल्लेख है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है। ये जो 4 तथ्य दिया है इसमें से बताना है कौन सा तथ्य आप लोगों के लिए जो है, यानी कि ये प्रश्न के अनुसार गलत है। 70 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 70 का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आर्य एकेश्वरवादी थे, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका यहाँ से गलत है। बाकी आर्य वस्तुतः प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल करेक्ट है। आर्य प्राकृतिक शक्तियों का दोस्तों शक्तियों की दया कृपा के आकांक्षी थे। आर्यों के जीवन में सदाचार की बड़ी महत्वता थी, ठीक है, ये सभी आपका सही है। आगे यहाँ पे है दोस्तों पूछ रहे हैं कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन दोस्तों जो निर्भर था ये किस पर था। ये सारा प्रश्न आपको जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आपको जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन सकता था उन सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, एक भी प्रश्न को आप स्किप करके मत देखना, छूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था दोस्तों, ये किस पर निर्भर था ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये पशुचरण मेन था, इसका क्या था, पशुपालन या पशुचरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, ठीक है। वेद तथा उपवेदों की कुल संख्या अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों जो है कौन सा है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। क्या होगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन, ये मूल आपका 4 वेद है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद और सामवेद, ये सभी आपका मूल वेद है जिसमें सबसे प्राचीन जो है आपको ऋग्वेद है।
अगला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया कि मुख्य रूप से पहले 3 वेद ही माने गए थे। ठीक है, वेद यात्री काफी प्रसिद्ध शब्द है। वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया चौथा वेद दोस्तों कौन सा है? तो पहले जो मूल रूप से थे 3 वेद थे, चौथा जो दोस्तों वेद बाद में बनाया गया तो लास्ट में अथर्ववेद को दोस्तों शामिल किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अथर्ववेद में ही क्या है आपका जादू टोना का वर्णन है, मेडिसिन जो दोस्तों तैयार होता है इन सभी का वर्णन है, चिकित्सा का इसी में है। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त सामग्री धातु खंडहरों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञात था, किंतु किसका ज्ञात नहीं था? मोहनजोदारो में किसका ज्ञात नहीं था? तो लोहा। कितना बार बताया है कि लोहा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञात नहीं था। यह ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि मोहनजोदारो से प्राप्त दोस्तों मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध दोस्तों जो लोग थे किसके पूजक थे या किस प्रकार के लोग थे? 76 का राइट आंसर इस प्रकार से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये सेब हो जाएगा, सेब थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो के खनन कार्य से पता चला कि वहां एक के नीचे अनेक चक्र दोस्तों चक्र के कारण ध्वस्त हुए। इन नगरों का जो है समाख्य है दोस्तों यहाँ पे बताना है किस प्रकार, कितने हैं यहाँ पे समाख्य कितने हैं? तो ये 3 हो जाएगा टोटल। कितना? 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा एक जो है अन्य प्राचीन नगर का जो है ध्वंसावशेष है जिसका पता जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला। यह स्थान दोस्तों किसके समीप है ये बताना है। यह स्थान किसके समीप है? तो याद रखना ये पाकिस्तान के दोस्तों जो है मांटगोमरी जिला के इसमें स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था ये कहाँ से कहाँ तक था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ठीक है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक था। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। डी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है मोहनजोदारो यहाँ पे जो है नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। ठीक है, इसका पता जो है श्री मार्शल और श्री राखल दास बनर्जी ने दोस्तों यहाँ पे लगाया था। कब लगाया था? तो कब लगाया था? इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 80 का। तो 80 का हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 में जो है मोहनजोदारो नामक एक टीले के नीचे जो कोई प्राचीन नगर बसा था जिसका जो है पता लगाया था दोस्तों राखल दास बनर्जी और मार्शल ने 1920 में। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि मोहनजोदारो में दोस्तों जो है पुरातात्विक खनन कार्य दोस्तों कब किया गया था? मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो में कब किया गया था? अभी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 1922 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। मोहनजोदारो कह रहा है कि किस शब्द का भाषा है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहनजोदारो दोस्तों कह रहा है कि किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का ये शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका? सिंधी भाषा का। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है ये आपका नीचे में दिया है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मोहनजोदारो एक जो है प्राचीन नगर ध्वंसावशेष है। यह जो है परंपरा कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। यहाँ कहा जाता है कि मोहनजोदारो का जो है सभ्यता डैश ईसा से पूर्व की है। मोहनजोदारो की सभ्यता है कितने ईसा पूर्व की ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर करीब याद रखना 3000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है 85 का राइट आंसर यहाँ से बोध गया हो जाएगा। क्या होगा? बोध गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। सारनाथ में जो है अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? तो कई बार आया है। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन जो दिया गया था ये महात्मा बुद्ध के द्वारा ही दिया गया था। इसे जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे है कि अजंता की गुफाओं में जो है चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं में जो चित्र है
ये किस काल के हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गुप्त काल के हैं। किस काल के, गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों डेली आप लोग क्लास कीजिए, अभी से क्लास कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। डेली ये क्लास आप लोगों को 8 बजे सुबह में आता है, तो 8 बजे तैयार रहना है कॉपी कलम लेके। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को नोट भी करना है, और इसका पीडीएफ भी दे देंगे, तो पीडीएफ से भी आप लोग नोट तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी ये पूछ रहा है। 88 का राइट आंसर याद रखना, ये उद्योग धंधों व कृषि का प्रोत्साहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुर्जर, क्या है यहाँ पे, गुर्जर परिहार वंश की दोस्तों यहाँ पे जो है स्थापना किसने किया था? गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो नागभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नागभट्ट के द्वारा किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं तो अच्छे से आप याद भी रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है। वर्तमान गणित में जो है दशमलव पद्धति का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? दशमलव पद्धति, दशमलव जो हम लोग देते हैं, जैसे 2 पॉइंट कितना 5 लिखते हैं, तो दशमलव पद्धति की जो है आविष्कार का श्रेय किसी युग में दिया जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त युग हो जाएगा। क्या होगा, गुप्त युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कहाँ था? गुप्त काल में जो है बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र जो है कहाँ हुआ करता था? इसका राइट आंसर याद रखना, नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय सभी को पता है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया था। बाद में जब बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, ध्वस्त भी कर दिया था। चलिए, दो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत का दोस्तों कह रहा है कि संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? ये किस शताब्दी में हुआ था? 92 का राइट आंसर याद रखना, ये चौथी शताब्दी हो जाएगा। क्या होगा, ये चौथी शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के जो है चरमोत्सव का युग दोस्तों जो है माना जाता है किस युग को? प्राचीन भारतीय कला का जो है चरमोत्सव दोस्तों जो है किस युग को माना जाता है? किस युग को मानते हैं? गुप्त युग को। ठीक है, गुप्त युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया है? श्री गुप्त ने। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में जो औषधि शास्त्र जो था उसके प्रमुख विद्वान दोस्तों पूछे जा रहे हैं कौन थे? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट यहाँ से हो जाएगा, नहीं कि बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से आप लोगों को याद रखना। प्रमुख विद्वान में देखेंगे बाघभट्ट है यहाँ पे, बाणभट्ट नहीं, बाघभट्ट। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि खगोल शास्त्र में जो है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था? यानी खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? एक 95 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आर्यभट्ट। ठीक है, शून्य का आविष्कार। इसका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? पटना में हुआ है, ये भी ध्यान रखना, अपने बिहार का है। चलिए, कौन सा राजवंश जो है हुनों के आक्रमण के अत्यंत जो है विचलित हुआ था? यानी कि हुन जो आक्रमण किया था तो कौन सा राजवंश जो है सबसे ज्यादा विचलित हो गया था? कौन सा राजवंश हो गया था? तो याद रखना, ये गुप्त यानी कि हो जाएगा। ठीक है, गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन यहाँ पे है जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों? 97 का राइट आंसर यहाँ से बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिनार। क्या होगा, ये दिनार हो जाएगा। स्वर्ण मुद्रा को हम लोग दिनार बोलते थे गुप्तकालीन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? स्त्रियों की जो संख्या थी दोस्तों पुरुषों की बराबर थी किस काल में, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे 98 का क्या हो जाएगा, तो ये गुप्त काल हो जाएगा। क्या होगा, गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ए याद रखना। जितने भी प्रश्न आपको दोस्तों शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वंश आएगा, जो भी राजवंश आएगा, जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक आएगा, उन सभी से आपका प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि कंप्लीट प्राचीन इतिहास हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है मध्यकालीन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग 4 पार्ट में ये पूरा इतिहास को पढ़ लेंगे। निम्न में से जो है किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ पे अध्ययन किया? यानी कि किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और दोस्तों उसका अध्ययन की वहाँ पर जो अध्ययन भी किया था? 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनसांग। क्या हो जाएगा, हेनसांग जो चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है सिंधु घाटी
कि दोस्तों यहाँ पे सभ्यता से संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं था। बाकी जानवे करते हैं नगर के लिए प्रसिद्ध था, व्यवसायिक कृषि था, व्यापार उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन ये चारागाह नहीं होगा, चरगाही नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। बी यहाँ से दोस्तों आपको रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एक दिन में 50, 52, कभी 60 क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जितने पढ़ेंगे उसको याद रख सके, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ भी दे देते हैं आंसर के साथ, तो वहाँ से आप लोग नोट्स भी तैयार जरूर करेंगे। और कैसा लगा वीडियो सभी लोग ये कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करना कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। लाइक सभी लोग जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट बात। और ध्यान रखना जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका जरूर मिल जाए। और हाँ, 2025 में अच्छा खासा वैकेंसी बिहार पुलिस की आने वाला है, तो आप अभी से तैयार रहिए, तभी जाके दोस्तों आपका जो है होने वाला है। क्योंकि ये वैकेंसी आएगा और लगभग आपको जो है फॉर्म खत्म होगा, फिर कुछ दिन के बाद तुरंत एग्जाम ले लेगा, तो ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा इस बार, ठीक है। क्योंकि पिछले बार तो बहुत समय मिल गया था, लेकिन इस बार आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाके होगा, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप दोस्तों जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।